Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 13 October 2022 and today's important nursing MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, the following is a vitamin C deficiency disease. इनमें से विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। क्या विटामिन सी की कमी से जॉन्डिस होता है? क्या स्क्रैवी होता है? कैंसर होता है? अस्थमा होता है? जब किसी क्लाइंट के अंदर किसी चीज से एलर्जी होती है और वो उस एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, तो इस कंडीशन से बॉडी में कुछ डिफिकल्टी होती है। ये कंडीशन अस्थमा कहलाता है। कैंसर हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के एबनॉर्मल अनऑर्गेनाइज्ड वे में डिवीजन के कारण होता है, जिससे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जॉन्डिस वह कंडीशन है जिसके अंदर हमारी बॉडी की आरबीसीज बहुत तेजी से डिस्ट्रक्ट होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, जिसके कारण शरीर में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है और बॉडी येलोइश दिखाई देती है। ये कंडीशन जॉन्डिस कहलाता है। सो फाइनली हमारे पास राइट आंसर बचता है स्क्रैवी डिजीज, ऑप्शन सी। जब हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो इसके कारण स्क्रैवी नामक रोग हो जाता है। आइए स्क्रैवी के बारे में जान लेते हैं कि स्क्रैवी आखिर होता क्या है। स्क्रैवी डिजीज को हम इस स्कॉर्ब्यूटस के नाम से भी जानते हैं। स्क्रैवी इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्ब्यूटस डिजीज। जब किसी क्लाइंट की बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है, तो स्क्रैवी नामक रोग होता है। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी आपको जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें मुख्य रूप से मिलता है। आंवला, ऑरेंज, लेमन, इन सब के अंदर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। अगर किसी क्लाइंट में विटामिन सी की कमी है और स्क्रैवी डिजीज हो चुका है, तो इस कंडीशन में उसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? सबसे पहले है ब्रूइजिंग, ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस, फैटीग, रैश। ये सभी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो विटामिन सी की कमी है तो आप उसे विटामिन सी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं और क्लाइंट को ऐसे फूड सब्सटेंस डाइट में इंक्लूड करने के लिए कहें जिनके अंदर विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से आप विटामिन सी का डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट कर पाएंगे। विटामिन सी की हमारे बॉडी के अंदर दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं जो कि एग्जाम में भी कई बार पूछी जाती हैं। पहली बात, जो हमारी बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसे विटामिन सी बढ़ाता है। जब भी कोई पर्सन जिसे एनीमिया है और ट्रीटमेंट के लिए आयरन दिया जाता है, तो आयरन टैबलेट्स को लेने के बाद, आयरन सप्लीमेंट को लेने के बाद उसे खट्टे फ्रूट्स खिलाए जाते हैं या फिर ऑरेंज या लेमन जूस दिया जाता है, ताकि इस आयरन का इंटेस्टाइन द्वारा अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो जाए, जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाए। तो याद रखिएगा, विटामिन सी जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद भी हम क्लाइंट्स को
विटामिन सी लेने के लिए कहते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर में जो वुंड है, घाव है, वो जल्दी से भरते हैं। अगर कोई एक्सीडेंटल केस है तो उन्हें भी आप विटामिन सी देते हैं ताकि उनके शरीर पर बने घाव जल्दी से भर जाएं। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। Next question. When positioned properly, the tip of a central venous catheter should lie in the. किसी क्लाइंट के अंदर आपने सेंट्रल वीनस कैथेटर लगाया। इस सेंट्रल वीनस कैथेटर की जो टिप है यानी एक सिरा है, एक छोर है, वो किस जगह पर होना चाहिए? सुपीरियर वेना कावा में, बेसिलिक वेन में, जुगुलार वेन में, सब क्लेवियन वेन में। बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। Yes, exactly it is option A, सुपीरियर वेना कावा। डायग्राम के थ्रू इसे समझिएगा। ये हमारा हार्ट है और इस हार्ट के अंदर कुल 4 चैम्बर्स हैं। दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से एरोटा निकल रही है, यहां पर सुपीरियर वेना कावा आ रही है। अब हमारा जो ये कैथेटर है, सेंट्रल वीनस कैथेटर है, ये कैथेटर जिस भी जगह से आप इंसर्ट करेंगे या तो वो सुपीरियर वेना कावा तक आना चाहिए या फिर सुपीरियर वेना कावा से होते हुए हार्ट के राइट चैम्बर के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर आना चाहिए। ये इस सेंट्रल वीनस कैथेटर की एग्जैक्ट लोकेशन मानी जाती है। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, नोट कर लीजिएगा आप चाहें तो इसे। सेंट्रल वीनस कैथेटर, सेंट्रल वीनस कैथेटर को हम आम बोलचाल की भाषा में सेंट्रल लाइन के नाम से जानते हैं। जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर हॉस्पिटल ड्यूटी ज्वाइन करेंगे तो उस समय सेंट्रल वीनस कैथेटर ना बोलकर इसे हम जनरली सेंट्रल लाइन के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। सेंट्रल लाइन के रूप में इसे जाना जाएगा। आप सभी कैन्युला से तो अच्छी तरह से परिचित हैं। आईवी लाइन क्या होती है इस चीज को तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसका इलाज कुछ दिन के लिए चलना है, जैसे कि मान लीजिए 15 दिन में या 10 दिन में या 3 दिन में पेशेंट ट्रीटमेंट से रिकवर हो जाएगा, उसे घर भेज दिया जाएगा। अगर पेशेंट कम दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस सिचुएशन के अंदर हम पेशेंट के वेन्स के अंदर आईवी लाइन या कैन्युला लगा देते हैं और फिर उसी से ही जो भी आईवी फ्लूइड, आईवी मेडिसिन देने होते हैं देते रहते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जो कि लंबे समय तक एडमिट रहने वाला है। पेशेंट मान लीजिए कोमा में है या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा पेशेंट है, तो इस पेशेंट में हमें बार बार ब्लड सैंपल लेना होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में फ्लूइड देना होगा, दिन में कई बार कीमोथेरेपी जैसी हार्ड मेडिसिन डिलीवर करनी होंगी। तो इन सभी सिचुएशन में यदि हम आईवी लाइन या कैन्युला लगाते हैं तो ये बार बार डिसलोकेट हो जाएगा, आउट हो जाएगा
और बार बार पेशेंट में नया कैन्यूला लगाना होगा, तो ऐसा करके पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ फेस करनी पड़ेगी। तो पेशेंट को इस प्रकार की तकलीफ से बचाने के लिए एक लंबी लाइन खोजी गई, बनाई गई, जिसे हम डायरेक्टली पेशेंट की बड़ी ब्लड वेसल में डाल देते हैं और ये ब्लड वेसल हम पेशेंट के हार्ट के राइट एट्रियम के पास या उसके अंदर तक जाती है और इस बड़ी ट्यूब से हम ज्यादा मात्रा में तेजी से फ्लूइड दे सकते हैं, एनएस दे सकते हैं या कोई भी आईवी मेडिसिन दे सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं और यही प्रैक्टिकल इजी ट्यूब जो है सेंट्रल लाइन या सेंट्रल वीनस कैथेटर के रूप में जानी जाती है। होपफुली अब आप समझ गए होंगे कि सेंट्रल वीनस कैथेटर या सेंट्रल लाइन क्या है, क्यों इसे बनाया गया। इसके बारे में नोट कीजिएगा। इट्स लाइक इंट्रावीनस लाइन, इट्स लाइक इंट्रावीनस लाइन, ये एक आईवी लाइन की तरह होती है बट लॉन्गर देन आईवी लाइन। ये देखने में तो आईवी लाइन की तरह ही होती है, लेकिन आईवी लाइन की तुलना में ये काफी ज्यादा लंबी होती है। आफ्टर इंसर्शन it reaches near right atrium of heart और सुपीरियर वेना कावा। जब इस ट्यूब को आप इंसर्ट कर देते हैं तो इसका एक सिरा सुपीरियर वेना कावा में या फिर हार्ट के राइट एट्रियम में चला जाता है। ये इसका राइट प्लेसमेंट या राइट लोकेशन मानी जाती है। अब यहाँ पर आपसे ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होता है, हो रहा होगा कि इसे हम कहाँ से इंसर्ट करते हैं। तो आप यहां पर लिख लीजिए इंसर्शन साइट, इंसर्शन साइट ऑफ सेंट्रल लाइन। सेंट्रल वीनस कैथेटर को बॉडी में किस जगह से इंसर्ट किया जाता है, इसकी एक्सेस साइट क्या है। तो याद रखिएगा तीन मेन साइट्स होती हैं। सबसे पहला इंटरनल जुगुलार वेन, फर्स्ट हो गया इंटरनल जुगुलार वेन। सेकंड नोट करिएगा फिमोरल वेन, और लास्ट नोट कीजिएगा सब क्लेवियन वेन। फिमोरल वेन आपकी थाइस के अंदर ग्रोइन रीजन के पास है। सब क्लेवियन वेन आपकी सब क्लेवियन बोन यानी चेस्ट एरिया में अपर साइड पर मौजूद है और जुगुलार वेन आपकी नेक एरिया के पास मौजूद होती है। इन तीनों ही वेन से हम सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे ले जाते हुए इसे राइट के हार्ट के राइट चैम्बर तक पहुंचा देते हैं। तो सेंट्रल लाइन क्या है, क्या इसका उपयोग है और किस साइड से इसे इंसर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कवर कर ली हैं। अब इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं कि यूजेस ऑफ सेंट्रल लाइन, अब इसका इस्तेमाल किन सिचुएशन में किया जाता है इसे नोट कर लीजिएगा। यूजेस, हेडिंग लिखिएगा सेंट्रल लाइन यूजेस। सबसे पहले फॉर लॉन्ग टर्म नीड ऑफ ट्रीटमेंट,
जिन पेशेंट्स को लंबे समय तक इलाज चलना है उनके लिए ये ट्यूब है। फॉर हाई फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, हाई अमाउंट कर लीजिए यहां पर, फॉर हाई अमाउंट ऑफ फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपको अगर पेशेंट को लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में आईवी फ्लूइड यदि इंसर्ट करना है, तेजी से यदि आईवी फ्लूइड इंसर्ट करना है, तो वहां पर आप इस ट्यूब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बार बार ब्लड सैंपल्स लेने पड़ते हैं तो वहां पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। easier to draw easier to draw blood samples, आप आसानी से ब्लड सैंपल्स ले सकते हैं यहां से इसकी सहायता से। और इसके अलावा अगर क्लाइंट को कीमोथेरेपी जैसे ट्रीटमेंट चल रहे हैं तो उसके लिए भी ये इस्तेमाल है। ठीक है, कीमोथेरेपी आदि के ट्रीटमेंट में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वन। Which among the following clinical indicators is most likely to be assessed when taking the admission history of a patient with left ventricular failure? एक लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का पेशेंट है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का पेशेंट है। इस पेशेंट में इन चारों में से कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ये आपको डिसाइड करना है। डिस्पनिया, वर्टिगो, पॉलीयूरिया, पाल्पिटेशन। यस, एग्जैक्टली आपका आंसर है ऑप्शन ए, डिस्पनिया। हमेशा राइट साइड ऑफ हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट फेलियर के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इस ट्रिक को याद करें। जब भी क्लाइंट के अंदर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर कंडीशन हो तो जो भी साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो लंग्स से रिलेटेड होंगे। इसे कैसे याद रखेंगे आप? यहाँ पर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का एल ले लीजिए और यहाँ पर लंग्स का एल ले लीजिए। तो जब भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो तो सारे सिम्टम्स लंग्स से रिलेटेड होंगे, जैसे कि डिस्पनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं और प्रीवियस एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। आइए अब थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली लेफ्ट साइडेड ऑफ हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या डिफरेंसेस हैं। हार्ट फेलियर का सिंपल मीनिंग होता है कि जब हमारा हार्ट शरीर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए तो हम इसे फेल डिक्लेयर करते हैं। हमारे शरीर की आवश्यकता है कि इसे लगातार ब्लड मिलता रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, न्यूट्रिशन मिलता रहे, और इस काम को पूरा करने के लिए नेचर ने हार्ट को बनाया है। हार्ट हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन है। ये एक पानी की मोटर की तरह लगातार ब्लड को बॉडी में पंप करता रहता है। अगर ये अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाए तो हम इसे हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। अगर हमारे हार्ट का बायां भाग काम करना बंद कर दे या कम कर दे तो इसे हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कहेंगे, और यदि हार्ट का राइट पार्ट काम करना बंद कर दे तो इसे हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर के रूप में जानते हैं। आइए थोड़ा थ्योरेटिकली इस पोर्शन को क्विकली रिवाइज कर लें।
your left ventricle is unable to pump blood adequately and blood builds up into the vein of your lungs. हम बात कर रहे हैं सबसे पहले लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की। जब हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से पंप करने में असमर्थ हो जाए तो इसके कारण हमारे लंग्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स की जो वेन्स हैं, उनके अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, बिल्डअप होने लगेगा। तो ये कंडीशन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कहलाएगी। हमने आपको बताया था कि एल से लेफ्ट और एल से लंग्स, यानी कि लंग्स के अंदर खूब ज्यादा मात्रा में ब्लड इकट्ठा होने लग गया। अब ये लंग्स प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो जो भी सिम्टम्स आएंगे वो सारे के सारे लंग्स से रिलेटेड होंगे। तो होपफुली दिस इज मोर क्लियर नाउ। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर लंग्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। वहीं हम बात करें कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, तो सबसे पहले है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे हार्ट को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। अगर इनमें किसी प्रकार का डिजीज हो जाए तो ये कंडीशन लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को कॉज कर सकती है। सेकंड कॉज की बात की जाए तो फिर आता है हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, फिर है अरिथमिया या फिर लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर। इन चारों कारणों के कारण लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। अब इस कंडीशन में हॉलमार्क सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला लंग्स कंजेशन एंड सिम्टम्स दैट सीन आफ्टर अफेक्टिंग द ब्रीथिंग। हॉलमार्क सिम्टम्स हमने बता दिया, लंग्स से रिलेटेड होंगे, यानी कि लंग्स प्रभावित हो चुका है उससे रिलेटेड होंगे। इसमें लंग्स में कंजेशन होना यानी ब्लड का लंग्स के अंदर रुकना और ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आना, ये चीजें यहां से इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक वेन प्रेशर, यानी कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर आपको जो गर्दन की नसें हैं, वेन्स हैं, इनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? माइल्ड और मॉडरेट रेज्ड ब्लड प्रेशर इन योर जुगुलार वेन। हमारी जो जुगुलार वेन है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। Now, let's quickly revise about the right-sided heart failure. This is all about right-sided heart failure condition. First point is your right ventricle cannot pump blood properly and fluid buildups into lower body or abdomen area. जब हमारे हार्ट का राइट भाग प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाए शरीर में, तो इसके कारण लोअर बॉडी में और एब्डोमेन एरिया में फ्लूइड या ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। इस कंडीशन को ही हम राइट साइडेड हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉमन कॉज क्या क्या हैं। सबसे पहला है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर क्लाइंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हुआ है तो उसके बाद राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके बाद कुछ लंग्स डिजीजेस के कारण भी क्लाइंट में राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे कि सीओपीडी आदि। अगर कोई सीओपीडी का पेशेंट है और सीओपीडी डिजीज से उसमें राइट साइडेड हार्ट फेलियर कंडीशन डेवलप हो सकती है। हॉलमार्क सिम्टम्स की बात की जाए तो कॉज फ्लूइड रिटेंशन इन योर लेग्स, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिएगा, जब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा था तो फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा था कहां पर? लंग्स के अंदर। अब राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है तो फ्लूइड का एबनॉर्मल कलेक्शन कहां कहां हो रहा है? जैसे कि लेग्स के अंदर हो रहा है, पैरों में हो रहा है, एब्डोमेन एरिया में हो रहा है, लोअर बॉडी में हो रहा है। सिंपली कहें तो पैरों में सूजन यदि आ रही है तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक वेन प्रेशर की।
severely elevated blood pressure in your jugular vein that causes veins of your neck to pop out. राइट साइडेड हार्ट फेलियर के पेशेंट की जब आप गर्दन वाले हिस्से को देखेंगे, नेक एरिया को इंस्पेक्ट करेंगे, विजुलाइज करेंगे, तो यहाँ की जो जुगुलार वेन है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंडेड दिखेंगी, फूली हुई दिखेंगी, उभरी हुई दिखेंगी, जिसे देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लाइंट के अंदर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में तो नेक की वेन्स कम फूलेंगी, लेकिन राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर बहुत ज्यादा उभरी हुई दिखाई देंगी। दूर से ही आप देख के इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर टीचिंग अ प्रीमी ग्रेविड क्लाइंट at 10 weeks gestation about the recommendation of exercise during pregnancy, which of the following client statement indicates successful teaching? आप किसी 10 सप्ताह की प्रेग्नेंट वुमेन जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, प्रीमी ग्रेविडा है, उसे प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके बारे में बताते हैं। आपने प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं इसके बारे में 10 सप्ताह की प्रेग्नेंट प्रीमी ग्रेविड क्लाइंट को बताया। अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन अगर क्लाइंट के द्वारा कहा जाता है तो आप ये मानेंगे कि अब इस क्लाइंट को जो आपने सिखाया है वो समझ आ गया है, यानी कि क्लाइंट ने इस बात को समझ लिया है कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन, व्हाइल प्रेग्नेंट आई शुड अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, मैं प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगी। ऑप्शन 2, इवन थो आई एम प्रेग्नेंट आई कैन लर्न टू स्की नेक्स्ट मंथ, मैं प्रेगनेंसी के दौरान स्की जो गेम होता है उसे लर्न कर सकती हूँ। ऑप्शन 3 कहता है, when we are on vacation next month I can continue to scuba dive, मैं अगले महीने जब छुट्टी पर जाऊंगी तो स्कूबा डाइविंग करूंगी। ऑप्शन 4, सिटिंग इन हॉट टब आफ्टर एक्सरसाइज विल हेल्प मी टू रिलैक्स, एक्सरसाइज करने के बाद मैं हॉट टब में बैठूंगी जो कि मुझे रिलैक्स करने में मदद करेगा। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ये बताता है कि क्लाइंट को जो टीचिंग दी गई है वो पूरी इफेक्टिव रही, क्लाइंट को बिल्कुल समझ आ गया है कि उसे प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए वन बाय वन सभी पॉइंट्स को जान लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 4 से हम शुरू करेंगे, सिटिंग इन हॉट टब आफ्टर एक्सरसाइज हेल्प मी टू रिलैक्स। देखिएगा, अगर वुमेन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, यानी कि प्रेगनेंसी 0 से लेकर 12 सप्ताह के बीच में है और उस दौरान एक्सरसाइज करने के बाद वुमेन हॉट टब के अंदर बैठती है, तो इससे बच्चे के अंदर हाइपरथर्मिया हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइपरथर्मिया हो सकता है, यानी बच्चे का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है और इसके कारण बच्चे में हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्या हो सकता है? हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। और बच्चे में यदि हाइपोक्सिया हुआ, यानी कि उसके टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई,
तो फिर बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, बच्चे की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो ऐसा कोई भी काम प्रेगनेंसी के दौरान हम वुमेन को नहीं करने देंगे जिससे बच्चे में डिस्ट्रेस जैसी सिचुएशन हो, स्ट्रेस जैसी सिचुएशन हो। तो इसलिए हम उसे एक्सरसाइज के बाद हॉट टब में बैठने नहीं देंगे। ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन 3 की यदि बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान स्कूबा डाइव करना सही है या नहीं, ये चीज आपको डिसाइड करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्कूबा डाइव क्या है, कौन सा गेम है, कौन सी एडवेंचरस कंडीशन है। तो स्कूबा डाइव का मतलब होता है समुद्र के गहरे पानी में बहुत ज्यादा गहराई तक जाकर डुबकी लगाना, स्विम करना, स्कूबा डाइविंग है। जब आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान समुद्र की गहराई में जब आप जाएंगे तो इस बात को देखिएगा, समुद्र में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं समुद्र के पानी का प्रेशर बढ़ने लगता है और इस प्रेशर से बच्चे में डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चे की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो हम स्कूबा डाइविंग को प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं करते हैं। एक जनरल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक जितने भी रिसर्चर्स हुए हैं किसी ने भी समुद्र के पैंदे को यानी तल को, बॉटम को टच नहीं किया है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जाते हैं इतना ज्यादा प्रेशर होने लगता है कि आदमी उस प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। मशीन्स भी इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसलिए हम एग्जैक्टली समुद्र के अंदर क्या राज छिपे हैं इसे आज तक पता नहीं कर पाए हैं। तो स्कूबा डाइविंग प्रेगनेंसी के समय नहीं करनी चाहिए, ये घातक हो सकती है, इसलिए हम इसे अवॉइड करेंगे। ये क्लाइंट का स्टेटमेंट इमेच्योरिटी का को बताता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन के अंदर स्कीइंग प्रोसेस है। स्कीइंग प्रोसेस को भी हम प्रेगनेंसी के दौरान सेफ नहीं मानते हैं। स्कीइंग का मतलब होता है बर्फ वाले पहाड़ों में पैरों के अंदर इस तरह से जो लंबी लंबी स्की होती हैं उसे पहनकर हाथों में स्टिक लेकर, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं। ये गेम स्कीइंग कहलाता है और इस गेम में गिरकर चोट लगने की संभावना रहती है और बच्चे में इंजरी का रिस्क रहता है। तो ये गेम भी हम क्लाइंट को अवॉइड करने के लिए कहेंगे। अब आपके पास ऑप्शन ए बचता है और इस ऑप्शन को यदि आपने जल्दबाजी में पढ़ा है तो शायद आपने चुना नहीं हो सकता। यहां पर कह रही है क्लाइंट कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान जो कांटेक्ट स्पोर्ट्स हैं उन्हें अवॉइड करूंगी, कांटेक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगी। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कांटेक्ट स्पोर्ट्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल की बात करें तो फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, रेसलिंग, बॉक्सिंग, हॉकी, ये सभी कांटेक्ट स्पोर्ट्स हैं। कांटेक्ट का मतलब होता है टच करना। ऐसा कोई भी खेल जिसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जीतने के लिए टच कर सकता हो, छू सकता हो, फोर्स द्वारा उसे पुश कर सकता हो, कांटेक्ट स्पोर्ट्स कहलाते हैं। और इस प्रकार के कांटेक्ट स्पोर्ट्स में बच्चे को इंजरी हो सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार के कांटेक्ट स्पोर्ट्स को हम खेलने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। आपने रग्बी का गेम देखा होगा, सभी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर बिल्डअप पर्सन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक बॉल को लेकर हर प्लेयर ये कोशिश करता है कि मैं दूसरे से छीन कर इसे उसके गोल तक पहुंचा दूं और जीत जाऊं। इसमें काफी ज्यादा इंजरीज भी देखने को मिलती है। सो प्रेगनेंसी के दौरान आप कांटेक्ट स्पोर्ट्स को अवॉइड करेंगे, स्कीइंग नहीं करेंगे, स्कूबा डाइविंग नहीं करेंगे और हॉट टब बाथ भी नहीं लेंगे। तो इस दौरान आप क्लाइंट को कौन सी एक्सरसाइज करने की सलाह देंगे, ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आप इसके बारे में चाहें तो नोट कर लें कि प्रेगनेंसी के दौरान माइल्ड एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी के दौरान माइल्ड एक्सरसाइज क्लाइंट को सजेस्ट की जाती है। और माइल्ड एक्सरसाइज के अंदर हम वॉकिंग लिख सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे चलना, घूमना फिरना इंक्लूड कर सकते हैं। इस
वॉकिंग से क्लाइंट का डाइजेशन अच्छा रहेगा, मसल्स मजबूत होंगे और क्लाइंट में जो प्रेगनेंसी के दौरान बैक की प्रॉब्लम होती है, कमर में दर्द की शिकायत होती है, वो भी इसके थ्रू काफी हद तक बेहतर होने लगती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को वॉकिंग करने के लिए, घूमने के लिए, माइल्ड एक्सरसाइज करने के लिए अलाउ किया जा सकता है, ये सबसे सेफ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is found to be guilty of charting blood glucose result without actually performing the procedure. After taking to the nurse, the charge nurse should आपके वार्ड के अंदर कोई एक ऐसा नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, जो कि अपने काम को ईमानदारी से नहीं करता है। वो पर्सन पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल बिना चेक किए ही फाइल में अपने मन से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंशन करता है। ऐसा करते हुए यदि आप उसे पकड़ लेते हैं तो एज अ इंचार्ज नर्स आप उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? ऑप्शन ए, कॉल द बोर्ड ऑफ नर्सिंग, आप बोर्ड ऑफ नर्सिंग को बताएंगे। फाइल अ फॉर्मल रिप्रीमेंट, आप एक फॉर्मल रिप्राइमेंट देंगे। टर्मिनेट द नर्स, आप उसे टर्मिनेट करवा देंगे, या फिर उस नर्स पर एक टॉर्ट का चार्ज लगाएंगे। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इस नर्स द्वारा बिना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किए ही फाइल में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन किया जाने पर किया जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, सबसे पहली बात, यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। फॉर्मल रिप्रीमेंट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को ऑफिशियली यानी फॉर्मली अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में या ओरली डांटना। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में या नर्सिंग डिपार्टमेंट में कोई नर्सिंग ऑफिसर गलती करता है तो उसे सबसे पहले फॉर्मल रिप्रीमेंट किया जाता है, यानी आधिकारिक रूप से उसे डांटा जाता है, समझाया जाता है। अब अगर ये पर्सन बाद में भी इस गलती को दोहराता है या फिर समझता नहीं है, जानबूझकर गलती करता है, तो फिर उसके बाद हम बोर्ड ऑफ नर्सिंग को इसके बारे में सूचना दे सकते हैं कि ये इस रजिस्ट्रेशन नंबर का नर्सिंग ऑफिसर सही तरीके से अपने काम को नहीं कर रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है, आप इस पर कार्रवाई करें। हो सकता है तो इसके प्रैक्टिसिंग लाइसेंस को भी कैंसिल करें। अगर रिपोर्ट करने के बाद भी अगर पर्सन नर्सिंग ऑफिसर नहीं मानता है तो फिर आप इसे टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी नौकरी से निकाल सकते हैं। ये दोनों ही चीजें क्लाइंट को पहले फॉर्मली डांट कर समझा कर उसके बाद की जा सकती हैं, पहले नहीं, इसलिए हमने इसे गलत माना। अब आखिरी के अंदर बताया गया है कि हम उस पर टॉर्ट का चार्ज लगाएंगे। तो ये टोट जो कंडीशन है, ये क्या है इसे जान लीजिए। इट इज अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट अ क्लाइंट और हिज बिलोंगिंग्स। किसी क्लाइंट या उसके किसी भी बिलोंगिंग्स यानी उससे जुड़ी कुछ चीजों के बारे में यदि कोई लॉ के विपरीत काम करता है तो ये कंडीशन टॉर्ट कहलाती है। एक बार फिर से देखिएगा, wrongful act committed against a client or his belongings, किसी भी पेशेंट या उससे संबंधित वस्तुओं के लिए इलीगल तरीके से किया गया कोई भी काम टॉर्ट कहलाता है। लॉ के विरुद्ध, नियमों के विपरीत किया गया काम टॉर्ट है। और इसके अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो कि हम अपकमिंग क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। टॉर्ट एक हेडिंग है जिसमें कई प्रकार के टॉर्ट्स आते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse witness
the nursing assistant hitting the client in long-term care facility, the nurse assistant can be charged with. एक नर्सिंग असिस्टेंट है, यानी नर्सेस को सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल में कुछ और लोग भी काम करते हैं जो नर्सेस के अंडर में रहकर उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम नर्सिंग असिस्टेंट के नाम से जानते हैं। आप मान लीजिए नर्सिंग ऑफिसर हैं और आपने देखा कि एक कोई लॉन्ग टर्म केयर वाला पेशेंट है और इसे ये नर्सिंग असिस्टेंट पीट रहा है, मारपीट कर रहा है इसके साथ। इस सिचुएशन में आप उस पर कौन सा चार्ज लगाएंगे, कौन सी धारा लगाएंगे, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। क्या नेग्लिजेंस है ये, क्या टॉर्ट है ये, क्या असॉल्ट है ये, क्या ये माल प्रैक्टिस है? The right answer is option C, assault. जब कोई व्यक्ति किसी और पर्सन को बिना उसकी अनुमति के टच करता है तो ये कंडीशन असॉल्ट कहलाती है। असॉल्ट का मतलब है किसी भी व्यक्ति को बिना परफेक्ट रीजन के टच करना असॉल्ट कहलाता है, उसके साथ मारपीट करना असॉल्ट कहलाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टॉर्ट के बारे में आपको बताया था कि टॉर्ट का मतलब होता है नियमों के विपरीत जाकर क्लाइंट या उससे संबंधित किसी भी वस्तु के लिए किया गया कोई भी गलत काम टॉर्ट कहलाता है। टॉर्ट के अगेंस्ट अगर आप देखें तो कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि यहाँ पर नेग्लिजेंस जो बताया गया है ये भी एक प्रकार का टॉर्ट है। असॉल्ट भी टॉर्ट के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा बैटरी है, फॉल्स इंप्रेसमेंट है, डिफेमेशन है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ये सभी जो हैं टॉर्ट के अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जब किसी क्लाइंट के लिए कोई काम करना आवश्यक हो, कोई केयर देना आवश्यक हो और एज अ नर्स आप उस केयर को उस समय क्लाइंट को नहीं दे पाए तो ये कंडीशन नेग्लिजेंस कहलाती है, माल प्रैक्टिस कहलाती है। अपने काम को अच्छी तरह से नहीं करना माल प्रैक्टिस है। क्लाइंट में जो चीज की जानी थी लेकिन आप नहीं कर पाए वो नेग्लिजेंस है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के फॉर नर्सेस प्रिपरेशन पर रेगुलरली अपलोड होने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।